क्या हाल चाल आपके। आपका टॉपिक चल रहा था कल चैप्टर नंबर 7, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैनेजमेंट मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बैच TI 1 and 2, लेक्चर नंबर 62। हाँ जी, कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 7, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो चैप्टर है वो हम कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे कैसे वो चलेगा पूरा पोर्शन। हम दो पोर्शन में चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे इसको। फर्स्ट पोर्शन, ये कहानी शुरू होगी सेक्शन 88 से और कहानी का दी एंड हो जाएगा सेक्शन 122 को। यही पूरा सेक्शन है। लेकिन कल हमने बात की थी कि इसको कैसे पढ़ेंगे। हम एक पोर्शन में पढ़ेंगे, टोटल 3 पोर्शन मैंने डिवाइड किया था कल। क्या बिफोर मीटिंग हमें क्या क्या करना है, ड्यूरिंग द मीटिंग क्या क्या करना है, और पोस्ट मीटिंग क्या क्या करना है। यही 3 सिचुएशंस हमें पढ़ना है। इसी में सेक्शंस इंक्लूड हो जाएंगे सारे और कहानी खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन 88 से लेके 95 तक। फिर 96 तो ये कवर हो ही रहा है, सेक्शन 96 से 122। ये पहली स्टोरी होगी, द फर्स्ट स्टोरी। ठीक, और स्टोरी नंबर 2 चलेगी 88 से 95। कल हमने जो जो पढ़ा, पहले तो ये बताओ कितने लोगों ने घर जाके उसको रिवाइज किया था कल। देखो मैं आपको बता रहा हूं, ये चैप्टर मैं चाहूंगा कि हर एक स्टूडेंट का स्ट्रांग रहे, क्योंकि तुमने अगर ये वाला चैप्टर स्ट्रांग कर लिया साथ के साथ, क्लास के साथ साथ, तो यकीन मानो तुम्हारे लॉ में स्कोर करने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। मतलब 60 तुम आराम से जाओगे, तुम मार दोगे 60, क्योंकि उधर ऑडिटर तुम्हारा स्ट्रांग था। अब आप पता नहीं तुमने रिवाइज किया या नहीं किया, वो तुम्हारी गलती होगी। कम से कम 10-12 बार तो क्लास में ही रिवाइज हो गया था, शुरू होने से पहले ही पहले 5 मिनट वही होता था वो। और ये दोनों मिला के 20 नंबर मिनिमम वेटेज मैं बता के चल रहा हूं। ज्यादा आ सकता है बट 20 तो मिनिमम है, 20 मार्क्स। और 42 नंबर मैंने ऑलरेडी बता रखा है। कहां? वो उधर वाले पोर्शंस। तो मतलब इतने पे किसी का अगर भयानक कमांड हो जाए, इन चैप्टर्स पे बहुत अच्छी कमांड हो जाए, और उसके बाद कुछ जनरल चैप्टर्स हैं जैसे डिविडेंड, जैसे चार्जेस, छोटे छोटे चैप्टर्स, उनसे भी क्वेश्चन आएगा और वो आपका सॉलिड है। तो आप अगर फिगर आउट करोगे तो लॉ में आराम से आप 60 मार्क्स आप मार सकते हो। और ऑब्जेक्टिव भी है। सबसे बड़ी बात कि लिखना 70 का ही है, कि चलो लिखने में किसी को परेशानी हो रही है तो 70 का ही लिखना है। और 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, उसमें तो कोई मतलब नहीं, मिलेगा तो आएगा ना जाएगा। तो 30 में 28 वहां पे आप मार दो, 25 मार दो, तो भी आपके चांसेस हाई हो जाते हैं आप स्कोर करने। अब यहां पे एक प्रॉब्लम आती है कि जैसे ये जो चैप्टर है, देखो अपने में एक 2 चैप्टर के बराबर है, लेकिन वेटेज भी तो है। और सबसे बड़ी बात है, इंटरेस्टिंग है। ये चैप्टर अपने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पूरा कंपनी का मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। और आपने जब कल स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था बिफोर मीटिंग कुछ बातें हमें करनी होंगी, और ड्यूरिंग मीटिंग कुछ बातें करेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, पोस्ट मीटिंग, मतलब आफ्टर मीटिंग क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी की, वो सेक्शंस आएंगे जिसमें मिनट्स वगैरह आते हैं। अब सबसे पहले कल हमने एक डिस्कस किया सेक्शन, और उस सेक्शन का नाम क्या है, स्टार्टिंग जब की हमने तो सबसे शुभ सेक्शन जिसको बोलते हैं, लकी सेक्शन। क्या सेक्शन था? 101। अच्छा, नोटिस को फिर हमने बाद में एक समरी फॉर्म में उसका हेडिंग्स में कन्वर्ट कर दिया था। क्या क्या हेडिंग्स थी उसकी?
सबसे पहले नोटिस वाले में क्या क्या था, सब लोग रिकॉल करो। तुम्हारी लाइफ का बेस्ट डे है आज और अभी। रिवाइज करो, भूल जाओ, समझो पहली क्लास चल रही है। असली सीए स्टूडेंट पहचान ही हो कि शाम को मिलो उससे, उसको लगे ही ना क्लास की हो, है कि नहीं? तुम्हें क्या लिथार्जिक लोग पसंद है क्या? तुम पसंद करते हो क्या लिथार्जिक लोगों को, कि तुम किसी से मिलो ऐसे करके मिल रहा हो? तुम कहोगे इससे तो दूर रहो, है कि नहीं? तो ऊर्जा का संचार शुरू करो और ये थोड़ी देर के लिए लॉ पॉजिटिव करो। क्या करो? लॉ पॉजिटिव। क्या था पहली हेडिंग? सेक्शन 101। ग्लो स्लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। मेरा पर्पस यह है कि जिस दिन ये चैप्टर खत्म हो, क्लास के किसी भी स्टूडेंट से पूछने से पहले डर सा लगे लोगों को। पहली हेडिंग क्या थी सेक्शन 101? मुझे हेडिंग सुनना है सिर्फ पहले। नोटिस ऑफ मीटिंग। उसमें कीवर्ड्स क्या थे? 21 आगे क्लियर डेज। अब मुझे आपसे यही क्लियर डेज पे मैं रुकूंगा और मैं आपसे इस पे क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। क्लियर डेज का मतलब क्या? डेट ऑफ सर्विंग नोटिस, और ये दोनों क्या होंगे? एक्सक्लूड। इसी में फिर एक पॉइंट और पूछूंगा, अगर मैं पोस्ट से भेजना चाहूं, कब डीम टू बी सर्व मानी जाएगी? आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ। ठीक, ये हेडिंग कंप्लीट हुई। सेकंड हेडिंग क्या थी? जिन्होंने घर पे रिवाइज नहीं किया वो सुन के रिवाइज कर लें। सेकंड क्या है? कंटेंट में क्या क्या लिखोगे इसमें? मुझे ये नहीं सुनना, ये बच्चा लिख देगा, उसके नीचे एक पॉइंट था टू बी ट्रांजैक्टेड। क्या बिजनेस डिस्कस करने वाले हैं हम, ये सेकंड हेडिंग थी। थर्ड हेडिंग क्या थी? यस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनता है। हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द नोटिस ऑफ जीएम जनरल मीटिंग? एमएलए और दो पॉइंट्स और। ठीक है, एम स्टैंड्स फॉर, एल स्टैंड्स फॉर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज मेंबर, ई सॉरी ई नहीं, ए। हाँ, असाइनी ऑफ इंसॉल्वेंट। अब वो दो पॉइंट कौन है? ऑडिटर्स और लास्ट में डायरेक्टर्स। ये कंप्लीट हो गया। हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द नोटिस, ये लोग एंटाइटल हैं। उसके बाद फिर अगली हेडिंग। हाँ, अब यहां पे रुकना, मुझे बस ये बता दो उस पूरे इलेक्ट्रॉनिक मोड में मेन पॉइंट क्या था, वो सुनना मुझे आपसे। यस, कंपनी को फाइनेंशियल ईयर में एक बार मौका देना पड़ेगा अपनी मेल आईडी को अपडेट करने का, या अगर नहीं है तो अपडेट करने का, नहीं है तो ऐड करने का। ये मौका कंपनी को देना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन इसमें और है, बाकी खत्म हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन है कि कंपनी की कब डिफॉल्ट नहीं मानी जाएगी इलेक्ट्रॉनिक? तुमने सही से, उसमें एक वर्ड यूज हुआ था, कीवर्ड था लॉ का वर्ड, जब कंपनी ने, यस, एक्सीडेंटल ओमिशन होनी चाहिए, डिलिबरेट। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ो, अगली हेडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बहुत क्वेश्चन आता है शॉर्ट और नोटिस पे। जनरली लॉ क्या कह रहा है? 21 क्लियर डेज से पहले नोटिस हम मानेंगे ही नहीं, ये लॉ कह रहा है। कह रहा है 21 क्लियर डेज तो चाहिए, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में नहीं एप्लीकेबल होगा ये। वहां क्या लिखा हुआ है? बट दो कंडीशन उनके लिए भी है, डिफॉल्ट नहीं करा होना चाहिए उन दो चीजों का। ठीक, एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइलिंग का। ठीक है, अब आगे जब आप गए तो ये वाली जो हेडिंग अभी आपने बोली शॉर्टर नोटिस की, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इसको पहले डिवाइड करके पढ़ने का। कैसे? इधर एजीएम लिखोगे, इधर क्या लिखोगे? ईजीएम। एजीएम का सिचुएशन बताओ पहले, ठीक, और इधर ईजीएम का बताओ, दो सिचुएशन। इफ द कंपनी हैव शेयर कैपिटल तो फिर 95% उसका जितना वोट पेड अप इक्विटी कैपिटल, उसके वोटिंग राइट जो है। और अगर कंपनी, दूसरा सिचुएशन है, टोटल वोटिंग पावर जो है उसका मान लो एटलीस्ट। और कुछ बचा? यस, क्या एक सिंगल डायरेक्टर कंपनी की जनरल मीटिंग बुला सकता है? अथॉरिटी है, फिर है किसको? बोर्ड को है।
अच्छा, अगर किसी ने बुला लिया, बाद में बोर्ड ने उसको रेटिफाई कर दिया, अप्रूव कर दिया, तब क्या वैलिड माना जाएगा? यस। इसके अलावा कुछ है नहीं। कुछ बचा? जो बचेगा वो कैसे रचेगा? ठीक। हाँ वो आ रहा है, वो भी आ रहा है अभी, दिल थाम के बैठो। पहला वाला कवर हो गया क्या? कितनी हेडिंग से टोटल? जो की पॉइंट्स है, हेडिंग्स पहले याद रखो, पूरा प्रोविजन छाप दोगे पेपर में तुम। पहली हेडिंग नोटिस, वो टाइम में आ जाएगा। सेकेंड हेडिंग कंटेंट। थर्ड हेडिंग यस पर्सन हु इज एंटाइटल टू रिसीव। 4 इलेक्ट्रॉनिक के बारे में प्रोविजन। और लास्ट शॉर्टर नोटिस, और एक पॉइंट और था, अथॉरिटी टू कॉल। टोटल कितने पॉइंट्स हुए? 6। क्या हो गया सबके माइंड में फिक्स? क्लियर? चले आगे। अगला है क्या? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। क्या है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। उसमें मेन बात होगी कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नोटिस के साथ अटैच करके जाएगा। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। लेकिन वो जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है, कौन से बिजनेस के ट्रांजैक्ट के लिए जाएगा? अब इसके लिए आपको बताना पड़ेगा वो 4 ऑर्डिनरी बिजनेस जो कंपनीज एक्ट में बताए गए हैं। बाकी सब स्पेशल है, 4 को छोड़ के 4 ऑर्डिनरी बिजनेस है, वो मैं आपसे सुनना चाहूंगा। क्या कंसीडर करने के लिए? पहला कंसीडरेशन, पहला कंसीडर किया आपने फाइनेंशियल, कॉमा, फिर कॉमा, ऑडिट रिपोर्ट, खत्म। दूसरा डिक्लेरेशन ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। थर्ड अपॉइंटमेंट ऑफ whom। सेकंड लास्ट वाला किसका? समझ में आ रहा है? ये अगर ये 4 बातों को कंसीडर करने के लिए बातें हो रही हैं, एजेंडा है, तो इसको हम ऑर्डिनरी बिजनेस कहेंगे। इसके अलावा कुछ भी डिस्कस किया तो क्या होगा? स्पेशल बिजनेस। अच्छा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ये पहले पोर्शन है कि किसके लिए होगा? स्पेशल बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड। उसमें कुछ लाइन लिखी हुई थी स्टार्टिंग में, वो क्या है? मेन बातें। यस, अगर प्रमोटर, डायरेक्टर या ऐसे कोई लोग हैं, उसमें लिमिट कितनी थी? एटलीस्ट 2% और मोर। अगर ये होल्ड कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। और अगर नहीं देते हो तो याद है, पहले तो उधर गिफ्ट किया ऊपर, फिर लास्ट में अलग से गिफ्ट प्रोविजन है। ऊपर वाला गिफ्ट प्रोविजन बताओ। जो बेनिफिट लिया वो किसको चढ़ा दो? ट्रस्ट को। उसके बाद फिर नीचे एक पेनल्टी सी, जितना किया 50,000 या 5 times द बेनिफिट अराइज, विच एवर इज हायर, वो क्या कर दोगे? देना पड़ेगा एज अ। और कुछ पॉइंट्स थे उसके, जनरल पॉइंट्स यही थे, मेन जो पॉइंट्स हैं एक्सप्लेनेटरीज। सेक्शन 103 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तो रम जाना है। ठीक है। कोरम। कोरम वर्ड का मतलब क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट इन ऑर्डर टू अटेंड अ मीटिंग, राइट? कन्वीन अ मीटिंग। कम से कम कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग के लिए? अब इसमें 2 सिचुएशन बन रही है, एक पब्लिक कंपनी, एक प्राइवेट। पहले तो प्राइवेट का बता दो। अच्छा, ये लाइन ऐसे ही शुरू हुई या ऊपर एक लाइन लिखी हुई थी अनलेस से? अनलेस का क्या शुरू हो रहा है, कैसे शुरू हो रहा? अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर। कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कोई लार्जर नंबर लिख दिया गया तो उसको कंसीडर कर लेना, वरना लॉ क्या कह रहा है? 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट इन केस ऑफ whom। पब्लिक में 5, 15, 25। अच्छा, 5, 15, 30। 5 किस में? अप टू 1000 से ज्यादा, और 5000 से, पहले ये बताओ क्या होगा? अप टू 1000 मतलब 1000 लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा? अब कल से मैं फूलों से बांध के एक डंडा लेके आऊंगा, गुलाब की खुशबू, उसको जैसे पीटूंगा ना तुम्हें तो गुलाब की खुशबू आएगी। ठीक है। पहले वाले में क्या आएगा? लिया जाएगा भैया अप टू। अब एक्सीडिंग, अगर एक्सीडिंग 1000 और अप टू तो कितना? एक्सीडिंग 5000, 30। ये लिखा हुआ था। अब इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कोरम के, वो कौन कौन से हैं? ऐसे सोचो, याद नहीं करना, बस सोचो थोड़ी देर के लिए।
मतलब वो जो आपको फूंक फूंक के कदम रखना है कोरम में। पहले एडजर्नमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर वो नॉर्मल है, एजीएम है, तो क्या होगा? ईजीएम है तो क्या होगा? अगर एजीएम एडजर्न हो गई ड्यू टू वांट ऑफ कोरम, एजीएम, अच्छा, ईजीएम कैंसिल होगी डायल 100, लेकिन एजीएम थी तो कहां जाएगा? सेम डे, ठीक। अच्छा, उसमें 3 days लिखा होता, वो क्या था? कैसे दे सकते हैं नोटिस? पर्सनली, मतलब इंडिविजुअल बेसिस पे, या कहीं कुछ और भी ऑप्शन? न्यूज़पेपर में भी दे सकते हैं और वैसे भी भेज सकते हैं अगर हम चाहें तो। और क्या कोरम के पॉइंट्स थे? जो कि कई बार हो जाता है, तो उसमें फिर क्या कह रहा है लॉ? ईजीएम की मुझसे पूछना मत, ईजीएम का सवाल ही नहीं उठेगा। एजीएम में क्या होगा फिर अगर कोरम नहीं प्रेजेंट हुआ? अच्छा मुझे बताओ, कोरम कितने टाइम के अंदर प्रेजेंट हो जाना चाहिए, जो शेड्यूल टाइम हो? हाफ आवर। कोई आधे घंटे लेट हो गया ड्यू टू सम रीजंस, तो क्या होगा? अगर एजीएम है तो, एजीएम है तो एडजन हो जाएगी। अच्छा, पर्सनली प्रेजेंट 5 मेंबर्स थे, पब्लिक कंपनी थी, एजीएम हो रही थी, 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट थे कोरम में, जब मीटिंग कन्वीन हुई 5 थे, उसमें से एक का फोन आ गया, वो अर्जेंटली निकल गया तुरंत 12 बजे ही, और वो ट्रांजेक्ट जो बिजनेस ट्रांजेक्ट हो रहे थे वो खत्म होगा 4 बजे, तो क्या सिर्फ प्रेजेंट होना उसी टाइम स्टार्ट कोरम के टाइम पे, या जब तक ट्रांजेक्ट ना हो जाए बिजनेस? समझ में आ रहा है? और क्या पॉइंट्स थे? अब मुझे कॉर्पोरेट वाला कौन बताएगा, रिप्रेजेंटेशंस के बारे में? एक बंदा एक बंदा अगर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब अब ये कौन 5? एक बंदा 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बंदा 5, एक बंदा 5, क्या समझू इसको? 5 कौन? कॉर्पोरेट्स बोलो ना, आफत करवाओगे ऑनलाइन में। एक बंदा 5 को रिप्रेजेंट कर, एक बंदा 5 कंपनीज को, कॉर्पोरेट्स को, बॉडी कॉर्पोरेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो क्या किस कैपेसिटी माना जाएगा? 5 के अलग अलग कैपेसिटी में वो काउंट होगा। बस उसमें एक कंडीशन आपने पढ़ी थी, एसएस में बोला था, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स ने बोला था, कुछ बातें ध्यान रखना। क्या बोला था? कि भैया अगर मान लो कोई कोरम हो रही है, कोरम है पब्लिक कंपनी की, और 1% 5 के बराबर है, मान लो 5 बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, टेक्निकली देखा जाए तो 5 बंदे खड़े हैं अलग अलग, लेकिन लॉ ने फिर क्या बोला कि पर्सनली एटलीस्ट एक तो हो, और तब हम मान लेंगे, हाँ तब हम मान लेंगे, ऐसा समझ में आ रहा है? और क्या पॉइंट्स थे? अच्छा ये बताओ, अगर कोई पर्सन गवर्नर को रिप्रेजेंट करने आया है, प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करने आया है, तो क्या वो कर सकता है? वो काउंट होगा कोरम में कि जैसे गवर्नर साहब ही प्रेजेंट है? हाँ, ये भी काउंट होगा। और कुछ पॉइंट्स? इनके साथ तो यही दुविधा है जिंदगी की। अभी आज मैं प्रॉक्सी की दुख सुनूंगा, प्रॉक्सी के बारे में ही चर्चा करेंगे। जैसे स्कूल में आप प्रॉक्सी लगाते थे ना पीछे बैठ के, वो अलग था, यहां देखना भी प्रॉक्सी आएंगे। आज प्रॉक्सी की डिस्कशन करेंगे, सेक्शन 105, 5 में है प्रॉक्सी, 5 में प्रॉक्सी, मतलब 105 में 5 मतलब 5 में है प्रॉक्सी। सेक्शन याद नहीं करना, क्या बोलना है? 5 में है प्रॉक्सी। 5 किसके लिए रिजर्व है? प्रॉक्सी के लिए, ठीक है। अब यहां पे कोरम की कहानी खत्म हो जाती है। अब इसके बाद एक बहुत जनरल सा प्रोविजन आएगा, सेक्शन नंबर 104। 104 में चेयरमैन की बात होगी, और बहुत सिंपल प्रोविजन है, इसको बस पढ़ना है, पेपर में क्वेश्चन नहीं आता है, खाली समझ लेना है। 104 कि चेयरमैन का रोल क्या होगा, चेयरमैन कब तक अपॉइंट होगा, कब तक क्या होगा, कैसे क्या करेगा, डिसीजंस लेगा क्या नहीं लेगा, ये सारी चीजें चेयरमैन की ब्रीफिंग में सेक्शन 104 में आपको बताया गया।
उसके बाद आएगा आपका क्या, प्रॉक्सी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के एंगल से। चेयरमैन की सिचुएशन में कुछ पॉइंट्स होंगे। देखो 4 है किसका, चेयरमैन का, 5 है किसका, प्रॉक्सी का, 4 है किसका, चेयरमैन का, 5 है किसका, प्रॉक्सी का। ठीक, ये छप जाएंगे सारे सेक्शन, ध्यान रखना। तुम सोचोगे नहीं लेकिन तुम्हें याद रहेंगे, भूलना चाहोगे लेकिन भूल नहीं पाओगे। देखेंगे अभी अभी क्लास जब धीरे धीरे खत्म होगी तब मैं पूछूंगा, अगली क्लास में फिर रिवीजन के टाइम पे पूछूंगा, जो अभी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो। चलो अब सबसे पहले देखते हैं कि ये जो चेयरमैन है, इलेक्शन ऑफ चेयरमैन बाय द मेंबर, कि मेंबर्स चेयरमैन को इलेक्ट करेंगे। तो लॉ सेक्शन कह रहा है 104, क्या कह रहा है लॉ, कह रहा है अनलेस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन otherwise provide, the members personally present shall elect among themselves to be chairman by show of hands। कह रहा भैया अगर तुमने आर्टिकल्स में कोई तरीका लिख रखा है चेयरमैन अपॉइंट करने का तो गो विद दैट, अगर कुछ नहीं लिखा है तो सेक्शन 104 मतलब लॉ क्या कह रहा है कि चेयरमैन अपॉइंट करने का तरीका क्या है। ये क्या है, ये शो ऑफ हैंड्स है, मतलब ये आसमान को बता देना है कि मैं पास हो चुका हूं। ठीक, तो ये कैसे क्या, शो ऑफ हैंड्स। जैसे पूछा जाएगा ये चेयरमैन, कंपनी में किसी को चेयरमैन बनाना है तो शो ऑफ हैंड्स है, फिर वो हैंड्स काउंट होंगे कितने लोग, अब 2 नहीं खड़ा करेगा, एक ही खड़ा करेगा, तो उसमें एक एक ऐसे काउंट होगा कितने फेवर में बोल रहे हैं, और वो ऑन द स्पॉट क्या बन जाएगा वहां पे, चेयरमैन। दूसरा है डिमांड फॉर पोल। अब देखो क्या होता है इसमें, नुकसान क्या होता है। कई बार होता है जैसे मैंने 10, मेरे पास वोटिंग राइट्स 10 शेयर्स के हैं, सुनना ध्यान से। अब जैसे आप सब लोग बैठे हो, अब सबने उसी कंपनी में अलग अलग शेयर्स ले रखे हैं, किसी ने 10 शेयर्स ले, किसी ने 100 शेयर्स ले, किसी ने 200 शेयर्स ले रखे हैं, किसी ने 500 से अलग अलग ले रखे हैं। लेकिन अगर तुम्हें चेयरमैन सेलेक्ट करना है तो लॉ क्या कह रहा है कि शो ऑफ हैंड से कर लो। तो इसमें एक चीज देख लो क्या नुकसान हो रहा है, जल्दी बताओ। यस, मतलब सब बराबर हो गए ना, कि जैसे तुमने 10 शेयर्स ले रखे लेकिन तुम शो ऑफ हैंड्स में तो सेम आ गए ना, उसी इक्वल फुटिंग पे। जो 10 शेयर ले रहा है वो भी एक हाथ उठा रहा है, तुम भी एक हाथ उठा रहे हो। लेकिन अगर कह रहा पहला नॉर्मल ऑप्शन क्या दे रहा लॉ, कह रहा अगर आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा तो शो ऑफ हैंड से चेयरमैन सेलेक्ट कर लेना। कैसे, और लेकिन अगर पोल डिमांड हो गई, क्या डिमांड हो गई, पोल, उसमें क्या होगा कि जैसे जिसके पास जितने शेयर्स हैं उस हिसाब से वोट करेगा। तो इसमें क्या डिफरेंशिएट होगा, फिर इसमें अंतर आ जाएगा कि जिसके पास ज्यादा शेयर्स होंगे अलग अलग, वो उसी हिसाब से वोट कास्ट कर पाएंगे, उतने डिसीजन उसी फेवर में जाएगा। तो अगर कोई डिमांड नहीं कर रहा है तो जनरल मतलब पहला ऑप्शन क्या दे रहा है लॉ, शो ऑफ हैंड्स। ये फास्टेस्ट से टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, ऐसे उठाया जी चेयरमैन आ जाओ। दूसरा, अगर नाराज हो गए लोग, कह रहे यार इसको तो नहीं बनना चाहिए चेयरमैन, मान लो, तो क्या डिमांड करेंगे, पोल डिमांड करेंगे। तो कह रहा है अगर पोल डिमांड कर ली गई कि भैया जिसके पास जितने वोट्स हैं उसी हिसाब से वोटिंग होगी, अब तो ऐसा नहीं होगा। तो कह रहा है चेयरमैन जो शो ऑफ हैंड से इलेक्ट हुआ था वो कंटिन्यू रहेगा चेयरमैन अंटिल द सम अदर पर्सन इलेक्टेड एज चेयरमैन रिजल्ट ऑफ पोल। जैसे अभी शो ऑफ हैंड से एक पर्सन चेयरमैन डिसाइड होगा कि ये चेयरमैन रहेगा, तो लॉ कह रहा है वो चेयरमैन कंटिन्यू रहेगा। अगर पोल डिमांड कर ली और पोल में कोई और चेयरमैन के फेवर में वोट आ गया ज्यादा, तो फिर वो हट जाएगा, उसकी जगह नया वाला आ जाएगा, फिर रेस्ट में मीटिंग में वो चलता रहेगा। समझ में आ रहा है, जनरल प्रोविजन। चेयरमैन के पास पावर्स क्या होंगी, चेयरमैन वो पर्सन होता है जो मीटिंग्स को मैनेज करता है और इंश्योर करता है कि जो डेकोरम हो मीटिंग का वो हमेशा मेंटेन रहे ऑल द टाइम्स। जैसे आपने नोटिस किया होगा राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, आप देखना स्पीकर होते हैं वहां पे, तो बेसिकली वो क्यों होते हैं, जैसे लोकसभा राज्यसभा में एक स्पीकर बैठे होते हैं, वो सब देखते हैं, अरे आप बैठ जाइए मनीष जी, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आपको 1 मिनट दिया था ना 1 मिनट आपको, अब आप बैठ जाइए। उसी में मार्शल आते हैं, 2 लोगों को उठा के ले जाते हैं, बाहर फेंक देते हैं।
देखा है हंगामा, सेशंस में अलग अलग विंटर सेशंस होते हैं, अलग अलग सेशंस में हर जगह होता है, कोई ना कोई मुद्दा हो जाता है, कोई जान दे रहा होता है वहां। तो बेसिकली क्या, वो जो चेयरमैन है, मतलब वो जो स्पीकर, उनका बेसिकली काम मेंटेन करा डेकोरम। कई बार आपने देखा होगा उनके ऊपर फिर जैसे अवमानना का कुछ हटा देते हैं, कुछ दिन के लिए स्थगित हो जाती है और सदस्यता रद्द हो जाती है कुछ टाइम के लिए, और डेकोरम मेंटेन रहे वहां पे, क्योंकि कंट्री देख रही है आपको, क्योंकि कंट्री देख रही है, देश देख रहा है। आज आप एक जिले के अगर सांसद चुन के जा रहे हो, यू आर एमपी फॉर एनी डिस्ट्रिक्ट, इट मींस यू आर रिप्रेजेंटिंग दैट डिस्ट्रिक्ट। आप देश की आवाज हो, आप वहां पे पूरे डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो सब लोग मिलके तभी तो गवर्नमेंट बन रही है, ऐसे सारे लोगों का वॉइस होगा। अब डिस्ट्रिक्ट की तरफ से वो सांसद ही बोलेगा ना, वो डिस्ट्रिक्ट की वॉइस है। अब उसमें जब मेंटेन नहीं होगा तो फिर वो हटा देते हैं, कई चीजें होती हैं। ऐसे यहां पे लॉ कह रहा है जो चेयरमैन अपॉइंट होगा उसकी पावर क्या, वो मैनेज करेगा मीटिंग्स, और मीटिंग्स में जो डेकोरम होगा वो मेंटेन करेगा ऑल द टाइम टिल द मीटिंग इज कंक्लूडेड। और जब एक बार मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद एग्जीक्यूट्स द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मिनट्स मैं बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा आपको सेक्शन 118, अभी के लिए इतना समझो। समरी ऑफ अ मीटिंग क्या बोलते हैं मिनट्स का मतलब, ये घड़ी वाला मिनट नहीं, ये कौन सा है, समरी ऑफ अ मीटिंग। कि जैसे मीटिंग कंक्लूड हुई तो उसकी एक समरी मेंटेन होगी, एज एन एविडेंस में रखा जाएगा। वो फ्यूचर में कभी किसी को डिटेल मांगना हो, कोई अथॉरिटीज आपसे मांग ले, तो आपको एविडेंस प्रूफ देना पड़ेगा, ये मीटिंग हुई थी, ये चीजें डिस्कस हुआ था। तो उसकी एक समरी बनाएगा, समरी एग्जीक्यूट करेगा, चेयरमैन की ड्यूटी होती है। द चेयरमैन प्राइमा फेसी डिसाइडेड टू ऑल द क्वेश्चंस व्हिच अराइज इन द मीटिंग। जो मीटिंग्स में क्वेश्चंस अराइज होते हैं उसको डिसाइड करेगा, और फिर उसके बाद प्रॉपरली काम करेगा। अब एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, ये लाइन, चेयरमैन हैव कास्टिंग वोट इफ सो प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स। कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोवाइड किया गया है तो चेयरमैन कास्टिंग वोट डाल सकता है। कई बार इक्वल वोटिंग भी तो हो सकती है, 50-50। तो कास्टिंग वोट की पावर फिर किसके पास है, चेयरमैन। तो कह रहा चेयरमैन हैज अ कास्टिंग वोट बोर्ड मीटिंग्स एंड जनरल मीटिंग इफ इंपावर्ड बाय द आर्टिकल्स। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो पावर दी गई है तो कास्टिंग वोट कौन डाल सकता है, जैसे बराबर हो गया दोनों, 50% फेवर में 50% अगेंस्ट रेजोल्यूशन के, तो अब ये तो अटक गया मामला। तो डिसाइडिंग वोट कौन डालेगा, चेयरमैन। लेकिन ये कब डाल सकते हैं, जब ऑथोराइज हो, कहां, आर्टिकल्स में। समझ में आ रहा है क्या। तो इसमें क्या कुछ याद करने वाली बातें हैं क्या, बताओ आप। चेयरमैन वाले में याद करने वाली बात कुछ लगी आपको, कुछ लगा क्या। इसको सब लोग लिखो यहीं पे, रीड 3 times। पेपर देने से पहले 3 बार रिवाइज कर लेना है, इसको रीड कर लेना है, याद नहीं करना है। जहां लर्न करने की बात आएगी वहां मैं लिखवाऊंगा कि इसको लर्न ही करना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। 4 में किसकी बात हो गई, चेयरमैन की। अब आते हैं मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक, जिसका नाम है क्या, प्रॉक्सी। 5 में है क्या, प्रॉक्सी। पेपर का है खास, हर दिल अजीज, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। और ये होना चाहिए, इस पे पूरा रूल एप्लीकेबल होगा। अब कल मैंने रूल का फुल फॉर्म आपको बता रखा है, बताया था कल, रूल का फुल फॉर्म मैंने बता तो रखा है आपको। आर से रीड, यू से अंडरस्टैंड, लर्न, और लास्ट में एक्सप्रेस मतलब प्रेजेंट। ये चारों इस पे एप्लीकेबल होंगे, रीड, अंडरस्टैंड, लर्न एंड एक्सप्रेस। ये कब होगा, ये आज होगा और अभी होगा, ठीक है। तो इसको पूरा कवर करेंगे।
उसके बाद इसको अंडरस्टैंड करके फिर क्लास में ही लर्न कर लेना है और फिर इसके क्वेश्चंस भी क्लास में ही सॉल्व कर लेना है। कोई जल्दबाजी नहीं, आना चाहिए हमें, क्वेश्चन में आ जाए, पेपर में अगर आ गया ये क्वेश्चन तो आपके मार्क्स अश्योर हो जाने चाहिए, 5 आउट ऑफ, हाई चांसेस पेपर में क्वेश्चन बनने के। 5 में है प्रॉक्सी। अब इसमें 2 चीजें इन्वॉल्व, कंपनी रूल्स भी एप्लीकेबल होंगे और कंपनीज एक्ट का सेक्शन 105 भी आएगा, तो दोनों चीजें मिला के इसमें चीजें कंप्लीट होंगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जैसे कई बार ऐसा होता है प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे, कई बार ऐसा होता है कि कई बार जब आप सीए की ट्रेनिंग भी करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका बॉस होगा वो कई जगह खुद नहीं जाएगा। जैसे कहीं पे कोई पार्टी है जहां पे सीए साहब को जाना चाहिए, पार्टी मतलब ऐसे बारात नहीं, ऑफिशियल, मतलब आईसीआई की तरफ से कुछ ऐसा है या कहीं पे कुछ है, तो वो आपको भेज देंगे, बेटा तुम चले जाना वहां पे और तुम मन ही मन खूब खुश होगे। अब फिर वहां जाओगे तो पूछेंगे कि अच्छा उनके यहाँ से कौन आया है, अच्छा ये है, ओह अच्छा अच्छा सर नहीं आप, अच्छा सर का, अच्छा बेटा हाँ लो नाश्ता वगैरह लो, ठीक है अच्छा हुआ आप आ गए, गुड, अच्छा सर क्या ही, अच्छा हाँ नहीं हो, अच्छा तो हर जगह आप जा रहे हो, जाते हैं रियल लाइफ में भी देख लेना। तो उससे एक ये हो जाता है कि उनके यहां से भी कोई आया था, मतलब एक हाजिरी लग जाती है क्या कि सीए साहब की तरफ से भी कोई ना कोई आया हुआ था, ब्लैंक नहीं था। स्कूल लेवल पे अगर हम चले, स्कूल चले हम, तो स्कूल लेवल पे क्या होता था, कुछ दोस्त ऐसे होते थे जो क्लास नहीं आते थे तो पीछे बैठते थे वो लाइन। तो अब जैसे मैम यहां पे अटेंडेंस लेती थी तो ऐसे टिक करना रहता तो नीचे देखती थी, तो वहां पीछे से नाम लेती थी, जैसे मान लो किसी का नाम है, नाम लिया कबीर, हाँ, तो कई तो इतने थे कि आवाज भी हूबहू निकाल लेते थे उसकी, तो मैडम को अब मैडम को लगता था कि हाँ हो गया, वहां प्रेजेंट, कबीर प्रेजेंट है वहां, तो पता चल रहा है कबीर कहीं और है। प्रॉक्सी लगाया है किसी ने आज तक? लगाया है सच में? दोनों लोगों ने खेल गए बेटा तुम, सही किया, बढ़िया। क्यों लगाया जाता था, इससे क्या होता था फायदा? अटेंडेंस के नंबर कटते, तो वो तो अभी भी कटते हैं, वो तो अभी भी चल रहा है, धमकियां दी जाती हैं सीए छोड़ दो तुम लोग, नहीं तो कॉलेज छोड़ दो, चलो वो तो होती रहेंगी। अब ऐसी कंपनीज में कई बार होता है कि मीटिंग में वो मेंबर नहीं जा पाता, मेंबर जाना तो चाहता है लेकिन जा नहीं पा रहा क्योंकि उसका पैर टूटा पड़ा है। एक बच्चा कह रहा है ऐसा थोड़ी हो सकता है, पैर कहां से टूटेगा, क्यों एक्सीडेंट्स नहीं होते? मेंबर मतलब शेयर होल्डर, तो मेंबर को ऐसा भी तो हो सकता है कोई अनसर्टेनिटी हो जाए, अब वो ना जाना चाहे, अपनी जगह किसी को भेजना चाहे तो अपनी तरफ से भेजना चाहिए ना किसी को मीटिंग्स में। तो लॉ ने ये प्रोविजन लाया प्रॉक्सी का, क्या लाया है? प्रॉक्सी का प्रोविजन लाने के पीछे यही है कि अगर ड्यू टू सम इमरजेंसी या ऐसी कोई सिचुएशंस हो जाए कि मेंबर नहीं जा पा रहा है तो अपनी तरफ से किसको भेज दे? प्रॉक्सी को भेज दे। अब मेरा क्वेश्चन सभी लोगों से, प्रॉक्सी क्यों जाएगा? मतलब जनरली क्यों जाएगा? एक बच्चा कह रहा खाने, हम्म, प्रॉक्सी का क्या फायदा होगा? उसकी भी वैल्यू होगी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया हुआ है, गवर्नर साहब की तरफ से आया हुआ है, कि बंदे की पहुंच बहुत हाई होगी, है कि नहीं? मतलब आपके हिसाब से मतलब नाम होगा कि अगर कोई चला गया तो अरे गवर्नर साहब ने, अरे उनको, अरे बहुत बड़ी बात है भैया, बहुत पावर है तुम्हारी, तो तुम्हें तो प्रेसिडेंट ने भेजा हुआ है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अच्छा, मेंबर को नॉलेज नहीं है तो मेंबर को नॉलेज नहीं हो सकती है। अच्छा, प्रॉक्सी को नॉलेज मिलेगी, एक्सपीरियंस मिलेगी, और सही बोला कि मतलब नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है इतना, तो एक नॉलेज, एक सीख लेने के लिए
कि सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। और कुछ मिलेगा नहीं, आर्थिक दंड नहीं मिलेगा, पेनल्टीज वगैरह तो लगेगी, मैंने बोला अर्थ कुछ मिलेगा नहीं, मिल सकता है, मिल सकता है। अब शुरू करते हैं एक बार पूरा प्रोविजन इसका, और सेक्शन 105 को डिटेल एनालिसिस करते हैं, उसके बाद इसको क्लोज करते हैं, फिर इसको रीड अंडरस्टैंड लर्न और इसके क्वेश्चंस करके फिनिश करते हैं इसको। सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ जो ये प्रॉक्सी है, ये मेंबर का राइट है। क्या है ये? मेंबर्स के राइट है। कह रहा सेक्शन 105 क्या कह रहा है? एनी मेंबर ऑफ द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग shall be entitled to appoint another person as his proxy to attend and vote at the meeting on his behalf। एक बच्चा कह रहा है सर, लॉ कह रहा है कि जो भी पर्सन, जो भी मेंबर वोट करने के लिए एंटाइटल है, अगर वो नहीं जा सकता तो अपनी जगह प्रॉक्सी वो भेज सकता है, किसी और को भेज सकता। मान लिया सर ये भी तो हो सकता, उसने बोला था कि जो रेजोल्यूशन पास होगा उसी के लिए वोटिंग करने जा रहा है वो, उसने कहा था तुम इसके फेवर में करना। क्या बोला था मेंबर ने? फेवर में करना बता के ये बोला था, और वहां जाके वो अगेंस्ट में कराया। अब बताओ क्या होगा? ये क्वेश्चन दिमाग में चलाते रहो, सब लोग चलाते रहो, तब ये प्रोविजन बैठ जाएगा लाइव एकदम ब्लड में। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मालिक ने भेजा किस लिए? फेवर में कर देना, और उसने वोट कैसे कर दिया? अगेंस्ट। जैसे वो प्रॉक्सी गया होगा तो और भी तो प्रॉक्सी आए होंगे, और भी मेंबरों के प्रॉक्सी आते हैं, तो दोस्ती हो जाती है वहां पे। तू प्रॉक्सी, मैं प्रॉक्सी, दोनों ही प्रॉक्सी, दोनों एक ही प्रजाति से हैं। कौन सी? प्रॉक्सी। तो उनका तुम कैसे वोट कर रहे हो? मेरे मालिक ने बोला है कि अगेंस्ट में करना। अच्छा है क्या है रेजोल्यूशन? अच्छा ये चीज है। अच्छा बोला तो मेरे को भी है, अगेंस्ट में कराया वहां जाके। अब क्या होगा? अभी पढ़ो, फिर लास्ट में इसका आंसर देना, लास्ट में पढ़ने का प्रोविजन फिर देखना क्या होगा। अब जब एंटाइटल हो वोट करने के लिए तभी आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो, अदरवाइज हमारा काम ही क्या है अपॉइंट करने का। अब देख लो ध्यान से, प्रॉक्सी को लॉ कह रहा है ए डियर प्रॉक्सी तुम जाना, लेकिन तुम्हारे बोलने पे क्या है? पाबंदी है। देखो, प्रॉक्सी शैल नॉट हैव अ राइट टू स्पीक एट द मीटिंग एंड शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट एक्सेप्ट ऑन पोल। वो सिर्फ किस में वोट कर पाएगा? पोल डिमांड करेगा, शो ऑफ हैंड्स में नहीं जाएगा। अच्छा ये बताओ प्रॉक्सी की जिप क्यों लगा दी गई है? क्या करेगा वहां? एक प्रॉक्सी तो होते नहीं है, कई प्रॉक्सी होते हैं कंपनी में, न्यूसेंस क्रिएट हो जाएगा पूरी कंपनी में। मीटिंग हो पाई क्या? जो पीछे लिखा था ना एक लाइन, डेकोरम मेंटेन करना होता है, तो वो एक दूसरे का डेकोरम मेंटेन करेंगे वहां पे। फिर तो डेकोरम मेंटेन रहे, प्रॉक्सी को सिर्फ वोट करने के लिए बोला गया, वहां बोलने के लिए नहीं बोला गया। तो इसीलिए साफ साफ लॉ ने कहा दे डोंट हैव अ राइट टू स्पीक, और वो वोट कर सकते हैं सिर्फ किस में? पोल में। समझ में आ रहा है? इतनी बात समझ में आ गई क्या? इसमें कोई याद करने वाली बात थी तो वो एक, बस दो बातें, एक ये, और दूसरा वोट ओनली ऑन पोल। समझ में आ रहा है? चलो, अब उसके बाद कुछ प्रोविजन शुरू होते हैं प्रॉक्सी के, और वो हमें देखना है। कह रहा है अनलेस आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड, अगर एओ कुछ और कह रहा है तो ठीक है, दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब क्लासेस ऑफ कंपनीज मेंबर शैल नॉट एंटाइटल्ड अपॉइंट अदर पर्सन। प्रेस्क्राइब क्लासेस ऑफ कंपनीज अगर चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये अप्लाई नहीं होगा प्रॉक्सी के प्रोविजंस। अब देखना,
कह रहा अ मेंबर ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, सेक्शन 8 कंपनीज shall not be entitled to appoint another person as his proxy unless such other person is also member of such company. इस पॉइंट को ध्यान से समझना। कह रहा है कि जो सेक्शन 8 कंपनीज हैं, कह रहा वो किसी और पर्सन को प्रॉक्सी नहीं बना सकती, और जो जिसको बनाएंगे भी अदर पर्सन को, वो पर्सन क्या होना चाहिए? उस सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर ही होना चाहिए। समझ में आ रहा? किसी बाहरी को प्रॉक्सी सेक्शन 8 कंपनी में नहीं बनाया जा सकता। सिर्फ किसको बनाया जा सकता है? ऑब्जेक्टिव एंगल कि सेक्शन 8 कंपनी में कोई भी बाहरी पर्सन को प्रॉक्सी नहीं बनाया जा सकता है। हम बनाने को मना लॉ नहीं कर रहा है, बना सकते हो, प्रॉक्सी की पावर है वहां पे, बट कौन बन सकता है प्रॉक्सी वहां? ओनली दोज मेंबर्स, ओनली मेंबर्स ऑफ द सेक्शन 8 कंपनी कैन बिकम अ प्रॉक्सी फॉर ईच अदर। ये लाइन याद रखना। नहीं चाहते कि धर्म के कार्य या कोई ऐसा सोशल कॉज, चैरिटेबल पर्पस से लोगों की हेल्प करने के लिए कोई बाहरी पर्सन ऐसा है, इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते। लालच वाले लोगों को अलाउड नहीं किया गया क्योंकि ये सब नॉट बिल्कुल वाले हैं, शुद्ध वाले, पैसा नहीं चाहिए इनको। और फिर बाहर वाला मान लो पैसे वाला आ गया तो वो अपना दिमाग लगाएगा। कह रहा अ पर्सन कैन एक्ट एज अ प्रॉक्सी ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर्स। लिमिट दी गई, एक पर्सन कितने लोगों का प्रॉक्सी मैक्सिमम बन सकता है? हे भगवान, कितनी जिम्मेदार। इसकी आत्मा को शांति दे। देखो ध्यान से, कितने लोगों के लिए प्रॉक्सी बन सकता है एक पर्सन मैक्सिमम? शैल नॉट एक्सीड 50। मतलब एक पर्सन मैक्सिमम कितने लोगों के लिए प्रॉक्सी बन सकता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक पर्सन मैक्सिमम कितने लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है? 50। और सुनो, लॉ ने एक लिमिट लगा दी, प्लस यहां पे लिख के, एंड होल्डिंग इन एग्रीगेट नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कैरिंग वोटिंग राइट्स। पूरे को, जैसे मान लो आज 30 मेंबर का वो प्रॉक्सी है, लेकिन इन 30 की शेयर होल्डिंग चेक करो कितनी है। अगर सबको ऐड करके 10% से ज्यादा हो रहा है कंपनी का टोटल वोटिंग, टोटल शेयर कैपिटल से, तो वो नहीं बन सकता। ये अपर कैप लगा दिया। एक पर्सन मैक्सिमम कितने लोगों का प्रॉक्सी हो सकता है, प्लस एक कंडीशन और ऐड कर दी। मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम 10% एग्रीगेट टोटल जो शेयर कैपिटल है उससे ज्यादा वोटिंग नहीं मिलेगा, एग्रीगेट। हाउएवर अ मेंबर हु इज holding more than 10% of the total share capital of the company carrying voting rights may appoint single person as a proxy and such other person shall not appoint shall not act as a proxy for other person। important है ये दोनों लाइनें। अब पूरी बात ध्यान से सुन लेना। एक पर्सन मैक्सिमम 50 लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है, लेकिन लॉ ने एक लिमिट लगा दी, क्या कि मैक्सिमम अगर 10% जो टोटल शेयर कैपिटल है उतना होल्ड कर रहे हो एग्रीगेट में, उससे ज्यादा आप होल्ड नहीं कर सकते। और एक सिचुएशन नीचे बोल रहा है कि कोई एक ही मेंबर है, एक ही पर्सन है, लेकिन वो कंपनी में कितना होल्ड कर रहा है? मोर देन 10% होल्ड कर रहा है, लेट से 12% होल्ड कर रहा है टोटल पेड अप शेयर कैपिटल का। तो वो सिर्फ कितने पर्सन को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते? एक ही पर्सन अपॉइंट हो सकता है प्रॉक्सी उसका। ये प्रॉक्सी किसी और का प्रॉक्सी बन सकता है? नॉट एट ऑल। समझ में आ रहा है क्या? हेलो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? यहां से क्वेश्चन बनता है। पहले बता दो, ये समझ में आ गया क्या? ये पैराग्राफ जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है क्लियर नहीं हुआ, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। आज आपने रिलायंस में 12% स्टेक ले रखी है, 12% शेयर्स हैं आपके रिलायंस के, ठीक? तो आप अब किसी वोटिंग राइट्स के लिए मीटिंग में जा रहे हो आप, लेकिन आप जा नहीं पा रहे हो ड्यू टू सम रीजन, आप नहीं अटेंड करना चाहते, आप इनको अपॉइंट करना चाह रहे हो। लेट से कबीर को अपॉइंट कर दिया आपने कि कबीर जाके तू वोट कर दियो, ठीक? अभी कबीर को अपॉइंट किया, अभी कबीर को मैंने कहा कि तुम कबीर को प्रीति ने बोल दिया कि लो अब देखो, सुनो तो पूरी बात।
कबीर को तुमने अपॉइंट कर दिया क्या, कि तू मेरा प्रॉक्सी है, ठीक। अब कबीर तुम्हारा प्रॉक्सी बन गया, तुम कितना होल्ड करो रिलायंस में, 12%। मेरा क्वेश्चन है, ये कबीर क्या प्रीति के लिए प्रॉक्सी बन सकता है? बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? लॉ क्या कह रहा है? आई एम सो सॉरी प्रीति, प्रीति, ठीक। तो मना कर देगा नहीं कर देगा? मैं चाहता तो हूं लेकिन कैसे नहीं हो पा रहा है? लॉ नहीं कह रहा है, इमोशंस कह रहे हैं, लेकिन लॉ, क्योंकि लॉ इमोशंस पे नहीं चलता। समझ में आ रहा है? याद रहेगा पेपर में या उड़ जाओगे उसी में? हाँ हाँ, इतनी बातें समझ में आई? चलो इसको बाद में सम अप करेंगे, अभी पूरा डिटेल में हम चल रहे हैं। कह रहा है एज अ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, लीगल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन, every notice calling meeting of the company which has share capital or the articles which provide for a voting by proxy at the meeting, there shall appear with reasonable prominence as a statement that a member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy। एक बात ध्यान रखना, इसको भी मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है। क्यों कह रहा हूं? इससे रिलेटेड अभी मैं सीधा चलूंगा लास्ट पैराग्राफ पे, ये इसको कनेक्ट करके पढ़ाऊंगा फिर। कह रहा एंटाइटल्ड टू अपॉइंट प्रॉक्सी और वेयर दैट इज अलाउड वन और मोर प्रॉक्सी टू अटेंड एंड वोट इंस्टेड ऑफ हिमसेल्फ, दैट प्रॉक्सी नीड नॉट बी अ मेंबर। कट शॉर्ट, सिंपल कह रहा है एज अ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट हर कंपनी को एक मौका देना चाहिए कि कोई भी मेंबर के पास ये ऑप्शन है, अगर वो खुद नहीं आ सकता मीटिंग में वोट करने, तो वो अपने बिहाफ पे किसको अपॉइंट कर सकता है। इतनी बात समझ में आ रही? ये किसको ड्यूटी, किसको कंप्लायंस रिक्वायरमेंट का पार्ट है, किसको फॉलो करना है? कंपनी को। कि जैसे आज रिलायंस है, तो रिलायंस को लॉ कह रहा है कि डियर रिलायंस, अगर कोई मेंबर नहीं आ पा रहा है वोट करने, तो अपने बिहाफ पे एक प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। प्रॉक्सी आप उसे रोक नहीं सकते, प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। ये आपको एक मौका देना पड़ेगा। किसको? ये ऑप्शन किसको देना पड़ेगा? मेंबर्स को। ये लॉ कह रहा है सेक्शन 105 सबसेक्शन 2 में। समझ में आ रहा है? और कोई जरूरी नहीं कि वो प्रॉक्सी कंपनी का क्या हो, मेंबर। समझ में आया? तभी हां करना, जल्दी से बता दो। समझ में आया तो आसमान को चैलेंज करो। चैलेंज कर रहा हूं ना, आप भी करो ना। जो समझ में आ गया ये लाइन समझ, तो आसमान को चैलेंज करो। हाँ, कोई भी कंपनी, लॉ कह रहा है एज अ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट सेक्शन 105 सबसेक्शन 2 में हर कंपनी को प्रॉक्सी, मेंबर को प्रॉक्सी अपॉइंट करने का ऑप्शन देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कि ऐसा नहीं कि वहां लिखा हो कि अपॉइंट करोगे ही नहीं तुम, ऑप्शन आपको देना पड़ेगा। यही बोल रहा है। समझ में आ रहा है? और कोई जरूरी नहीं कि वो प्रॉक्सी मेंबर ही हो, आउटसाइडर भी हो सकता है। समझ में आया क्या? एक बच्चा कह रहा है कि अगर मान लो सर नहीं दिया रिलायंस ने मौका, मेंबर कह रहे तेरा पैर टूटा तो खुद आ। मेंबर को मौका नहीं, मेंबर की खुद की शादी है, उसी दिन मीटिंग है। अब कह रहे हैं कि भैया एक काम करो, तुम शादी छोड़ के पहले मीटिंग करो आके। क्या सिचुएशंस ऐसी नहीं आ सकती? लाइफ इज अनसर्टेन। वो बाहर चला गया है इंडिया के घूमने, और उसको कह रहे तू बाहर से आके मीटिंग कर। तो लॉ ने कहा नहीं, हर कंपनी को ये मौका देना पड़ेगा, मेंबर के पास ये राइट होगा, वो ऑप्शन होगा उसके पास, वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। अब ध्यान से सुनना, अगर तुमने मौका नहीं दिया तो क्या हो सकता है? कुछ होगा या नहीं होगा? ये रहा ना, पढ़ो, ये पढ़ो सब लोग, आंखें खोलो अपनी अपनी। इफ डिफॉल्ट इज कंप्लाइंट विद सेक्शन 105 सबसेक्शन 2 में था क्या? ऑप्शन टू मेंबर टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी, वही जो पढ़ के आ रहे हो। एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी, पेनल्टी कितना लग रहा है? 5,000 रुपीज। कितने की पेनल्टी लग रही है? 5,000 की पेनल्टी लग रही है। ऑब्जेक्टिव में पूछ पूछ के इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट में
कई बार बैठ जाता, गला सूख जाता, लेकिन कोई बच्चा लिख के नहीं आता। फॉर्म नंबर क्या प्रॉक्सी का? एमजीटी का फुल फॉर्म मैनेजमेंट, बहुत बढ़िया। एमजीटी 11 में क्या जाएगा? यस, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी किस फॉर्म में होता है? तो आपके जो केस स्टडी होगी उसमें ऐसे ही लिखा होगा, किसी पर्सन को अपॉइंट कर रहा होगा वो, और फिर कहेगा कि इसको अपॉइंट करना है प्रॉक्सी, और ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कौन से फॉर्म नंबर में करे, तो वहां लिखा होगा एमजीटी 11, एमजीटी 7, एमजीटी 8, एमजीटी 10, ऐसे लिखा होगा। आप क्या ढूंढोगे उसमें? 11, और जो कि ऑप्शन मानो ना लिखा हो, लिखा हो नन ऑफ द अबव। एमजीटी 8, एमजीटी 9, एमजीटी 10, और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। बहुत बढ़िया, ध्यान रखना, मैं वो सिचुएशन बता रहा हूं, ऐसा भी कर सकता है। कह रहा है इफ द इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग अ प्रॉक्सी प्रेस्क्राइब फॉर्म, मतलब फॉर्म नंबर एमजीटी 11, it shall not be questioned on the ground that it fails to comply with any special requirement specified for the instrument on article। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि तुमने आर्टिकल में कोई कंडीशन ऐड कर ली, बाद में क्वेश्चन कर रहे हो कि ये इंस्ट्रूमेंट, ये फॉर्म, ये है वो है, ऐसा कहानी नहीं कर सकते आप आर्टिकल को ही लाइन लिख के। कि मतलब जो प्रॉक्सी फॉर्म है उस पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते आर्टिकल कोई लाइन ऐड करके। अब ऐसे थोड़ी चला जाएगा, आपने अपॉइंट कर दिया, सिग्नेचर वगैरह भी तो होंगे, ऑथेंटिकेशन भी तो होगा। देखो, द इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग अ प्रॉक्सी शैल बी इन राइटिंग। इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग अ प्रॉक्सी शैल बी इन राइटिंग, वो राइटिंग में होना चाहिए प्रॉक्सी फॉर्म। और साइन कौन करेगा? साइन बाय द अपॉइंटर, या दूसरा ऑप्शन लॉ दिया, मान लो बाहर, इंडिया के बाहर है, बड़े आदमी है, और हिज अटॉर्नी, जो उसके बिहाफ पे ऑथराइज हो साइन करने के लिए। इफ द अपॉइंटर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, अगर कोई कंपनी है तो क्या होगा? द इंस्ट्रूमेंट शैल बी अंडर द ऑफिशियल सील ऑफ द कंपनी, कॉमन सील ऑफ द कंपनी, अगर है तो, नहीं है तो साइंड बाय द ऑफिसर और अटॉर्नी ड्यूली ऑथराइज बाय द बॉडी कॉर्पोरेट। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये जो बॉडी कॉर्पोरेट है, ये जो कंपनी है, इसको प्रॉक्सी अपॉइंट करने की क्या जरूरत है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्या शेयर्स नहीं ले सकती? क्या ले सकती है। तो अपने बिहाफ पे किसी इंडिविजुअल्स को अपॉइंट भी कर सकती है। आपने वहां भी पढ़ा था, कोरम वाले में भी, पोर्शन में भी ये लाइन, कॉर्पोरेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था वो। तो यहां भी लॉ ने मौका दिया है कि बॉडी कॉर्पोरेट भी अपने बिहाफ पे क्या अपॉइंट कर सकते हैं? सिंपल आर्टिफिशियल लीगल पर्सन भी अपने बिहाफ पे क्या अपॉइंट कर सकते हैं? प्रॉक्सी। समझ में आ रहा है? अब ये प्रॉक्सी फॉर्म कब आना चाहिए? कह रहा प्रॉक्सी रिसीट 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग शैल बी वैलिड, विल बी वैलिड। कम से कम कितने टाइम पहले आ जाना चाहिए? अनलेस इवन इफ आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर अ लॉन्गर पीरियड। मैंने आर्टिकल्स में लिख दिया कि कम से कम प्रॉक्सी फॉर्म 72 घंटे पहले मिल जाना चाहिए मुझे, 72 आवर्स पहले। लॉ क्या कह रहा है? कम से कम कितने आवर्स मिल जाए हमारा काम चल जाएगा। तो समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आता है इससे कि ये जो प्रॉक्सी है कितने टाइम पहले मीटिंग के मिल जाना चाहिए? प्रॉक्सी रिसीट 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग विल बी वैलिड। 24 आवर्स पहले मिल रहा है। अब बताओ, मीटिंग होने वाला है, अभी 24 आवर पहले ही प्रॉक्सी मिला है। बस मीटिंग शुरू होने वाले 10 मिनट पहले ही प्रॉक्सी मिला है। कोई जल्दी से मेट्रो से उतर के बस जा ही रहा है, कह रहा बस प्रॉक्सी पकड़ो अंदर जाऊं, चला जाएगा क्या? नहीं। कितने आवर्स पहले? 40 आवर्स पहले। ठीक, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। उसके बाद कह रहा है every member entitled to vote at the meeting of the company or any resolution moved thereat shall be entitled during the period beginning 24 hours before the time fixed for the commencement of the meeting and ending with the conclusion of the meeting। क्या अभी मीटिंग कंक्लूड नहीं हुई है और उसके 24 घंटे पहले से शुरू हो जाएगा, और जब तक मीटिंग कंक्लूड ना हो क्या करेगा? To inspect the proxies lodged at any time during the business hours of the company provided not less than 3 days notice in writing intention। सिंपल मतलब मैंने प्रॉक्सी अपॉइंट किया, मैं घर में बैठा हूं, मैंने कहा मुझे भी जानना है
कि और कौन कौन प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहा है, किसके किसके प्रॉक्सी आए हुए हैं। मैं घर में बैठा हूं, मैं कह रहा हूं मुझे भी ये जानना है कि और किसके किसके प्रॉक्सी आए हैं, कौन कौन प्रॉक्सी अपॉइंट करके भेजा है, मुझे इसमें दिलचस्पी है और मैं देखना चाहता हूं। तो लॉ ने कहा ठीक है तुम देख लो, लेकिन कंपनी को कम से कम कितने दिन पहले बता देना, नोटिस देके 3 डेज पहले, मीटिंग के 3 डेज पहले। और मैं चेक कब कर सकता हूं, जैसे आज मीटिंग है 24 आवर्स पहले से स्टार्ट होगा और कहां क्लोज हो जाएगा, जब वो मीटिंग कंक्लूड हो जाएगी तब तक। समझ में आ रहा है? देखो ना, कह रहा है टाइम फिक्स फॉर द मीटिंग, कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग एंड एंडिंग विद द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। कब खत्म हो जाएगा चेक करने का टाइम, जैसे मीटिंग हो क्या हो जाएगी कंक्लूड। और बिगिन कब होगा, शैल बी एंटाइटल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बिगिनिंग ऑफ 24 आवर्स बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द मीटिंग। जैसे आज मीटिंग 10:30 बजे से फिक्स है, फिर हाँ, और जब तक कंक्लूड ना हो जाए मीटिंग तब तक मैं चेक कर सकता हूं कौन किसका प्रॉक्सी आया। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन आता है। कम से कम कितने दिन पहले बताना होगा कंपनी को राइटिंग में कि मैं चेक करना चाह रहा हूं, मैं भी ये देखना चाहता हूं कि कौन कौन से लोग आए हुए। अब एक बार सब लोग इसमें देखो क्या क्या मेन पॉइंट्स थे अभी तक। पेनल्टी का प्रोविजन बाद में, बस पेनल्टीज बची हुई हैं। अभी इसमें क्या क्या बातें आपने पढ़ी, पूरे प्रॉक्सी में क्या क्या बातें निकल के आई, कट शॉर्ट। अगर इसको आपको सिर्फ पॉइंट्स में कन्वर्ट करना हो, जैसे कि सेक्शन 105 में कुछ पॉइंट्स में आंसर देना हो आपको, सपोज दैट पेपर में आएगा डिफाइन द सेक्शन 105 या एक्सप्लेन द सेक्शन 105, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स क्या लिखोगे? सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा? यस, मेंबर्स एंटाइटल टू अपॉइंट प्रॉक्सी, ठीक है। उसके बाद फिर सेकेंड हेडिंग क्या होगी, उसी में सेक्शन 8 का भी लिख देना। और उसके बाद मैक्सिमम कितने लोगों का हो सकता है मैक्सिमम, फिर उसमें लिमिट भी याद रखना वो दोनों 10% वाला, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, ऑप्शन 2 अपॉइंट प्रॉक्सी गिवन टू मेंबर्स, ये वाली लाइन जो इंपॉर्टेंट थी, देना पड़ेगा कंपनी को ये ऑप्शन। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था, फॉर्म नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, MGT 11, ठीक है। उसके बाद साइन वगैरह होना चाहिए, उसको कौन साइन करेगा ये पता है। और बॉडी कॉर्पोरेट की तरफ या कंपनी के बिहाफ पे किसको साइनिंग अथॉरिटी है, यहाँ पे पेपर बन सकता है क्वेश्चन, किसको पावर है यहाँ पे, ऑफिसर को या अटॉर्नी को। और उसके बाद कितने टाइम पहले, टाइम लिमिट क्या होगी, कितने टाइम पहले मिल जाना चाहिए, 48 आवर्स, ठीक है। और अगर किसी को चेक करना है, अदर प्रॉक्सीज अगर मुझे चेक करना है, तो उसकी टाइम, उसका प्रोसीजर क्या है, पहले तो कितने दिन पहले बताना पड़ेगा कंपनी को, मीटिंग के 3 डेज प्रायर आपको बताना पड़ रहा है एटलीस्ट। दूसरा, और कब से कमेंस होगा चेकिंग, 24 आवर्स बिफोर द शेड्यूल्ड टाइम ऑफ द मीटिंग एंड टिल द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। समझ में आ रहा है? ये साइड में आप लिख लो, चाहे तो साइड में इसका जो हेडिंग्स है वो लिख लो, क्या कैसे कैसे मैं उसको याद रखूंगा, क्योंकि याद रखना ही सबसे बड़ा टास्क हो जाता है। लाइव क्लास में ही कर लो ये सब काम, बात के लिए मत रखो, बाद में कुछ नहीं होता, बाद में सिर्फ पश्चाताप होता है। जल्दी लिखो फटाफट, रीड कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, अभी क्वेश्चन होने वाला है, उससे पहले ये लिखो, निकालो इसमें से पॉइंट्स और साइड में लिखो, ये जो मार्जिन दी हुई है आपकी बुक में भी, उसमें लिखो कि जैसे अभी ये पीछे आपने बताया था, ऐसे प्रॉक्सी में वो हेडिंग्स में कन्वर्ट करके बताओ, इसको हेडिंग्स में कन्वर्ट करो। कितने पॉइंट्स में पूरा प्रॉक्सी खत्म हो जाएगा सर? लास्ट वाली हेडिंग्स पेनल्टी की होगी, उसको छोड़ दो अभी, उसको मैं बताऊंगा अभी आपको, कुछ पॉइंट्स उसमें समझाने वाले। हम्म, देखो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है, ठीक,
बॉडी कॉर्पोरेट की तरफ से कोई पर्सन को आपने अपॉइंट कर दिया, इससे पहले प्रोविजन पड़ा था कोरम वाला। कोरम में एक पर्सन बॉडी कॉर्पोरेट की तरफ से प्रेजेंट हो गया कि वो जाके क्या कर दे, वोट कर सकता है कोरम में, और कोरम प्रेजेंट हो जाएगा। बॉडी कॉर्पोरेट इन इटसेल्फ इज अ मेंबर, लिसन द वर्ड केयरफुली, बॉडी कॉर्पोरेट इज द मेंबर इन इटसेल्फ, वो खुद में एक मेंबर है, उसने शेयर्स ले रखे हैं। बॉडी कॉर्पोरेट इन इटसेल्फ इज अ मेंबर एंड द लॉ इज गिविंग द मेंबर द ऑप्शन। तो मेंबर को ऑप्शन दे रही है ना प्रॉक्सी अपॉइंट करने का, तो वो इंडिविजुअल को अपॉइंट कर देगी, प्रॉक्सी कर सकती है अपॉइंट प्रॉक्सी को। आप कह रहे हो कि एक पहले लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेगा और लीगल रिप्रेजेंटेटिव फिर अपॉइंट करेगा प्रॉक्सी, तो आप देखो तीन सिचुएशंस बन गई इसमें। बॉडी कॉर्पोरेट अपने में एक मेंबर है, अभी बॉडी कॉर्पोरेट में जैसे आपने कोरम में देखा था, तो बॉडी कॉर्पोरेट की तरफ से एक पर्सन प्रेजेंट होगा, वो इंडिविजुअल हो जाके प्रेजेंट हो जाए, इंडिविजुअल होना चाहिए, प्रेजेंट हो गया उसकी तरफ से, तो बॉडी कॉर्पोरेट की तरफ से प्रेजेंट कर। अभी यहां पे वोटिंग की बात आ रही है, अब वोटिंग के लिए कह रहा है या तो बॉडी कॉर्पोरेट चला जाए, बॉडी कॉर्पोरेट अपनी तरफ से किसी को रख दे, या प्रॉक्सी अपॉइंट कर दे, खुद तो जा नहीं सकती। हाँ, अगर कंपनी अपॉइंट करना चाहती है जैसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपने यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए, तो वो जा सकती है, नेचुरल पर्सन ही अटेंड करेगा। खुद नहीं जा पा रही, अपनी जगह किसी और को अपॉइंट करके भेज दे, अगर नहीं जाना चाहते तो प्रॉक्सी अपॉइंट कर दे, वो अपॉइंट कर सकता है, करना चाहे तो कर देगा ऑप्शन। आज रिलायंस की मीटिंग हो रही है, एजीएम हो रही है, ठीक है। अब एजीएम का टाइमिंग पता है आपको कि इस दिन होगी, इतने बजे शुरू होगी। आपको इंटरेस्ट है ये जानने की कि और कितने प्रॉक्सी आए हैं, किसके कौन प्रॉक्सी आया हुआ है, लिस्ट चेक करना है आपको। तो आपने रिक्वेस्ट कर दिया कंपनी से, लेकिन कंपनी साइड कह रहा है कि कम से कम कितने दिन पहले बता देना हमें, 3 दिन पहले आपको कम से कम आपको इंटीमेट करना पड़ेगा रिलायंस को कि मैं क्या देखना चाह रहा हूं, प्रॉक्सी चेक करना चाह रहा हूं। फिर आपने 3 दिन पहले कंप्लायंस कर दिया, आपने भेज दिया रिक्वेस्ट, नोटिस भेज दिया, तो अब आपकी चेक करने की टाइम ड्यूरेशन कब से शुरू होगी, जब मीटिंग शेड्यूल्ड है उसके 24 आवर्स पहले से शुरू हो जाएगा, और खत्म कब होगा वो चेक करने का टाइम, मीटिंग कंक्लूड होने के। नहीं 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 नहीं, अभी पहले सोचो थोड़ी देर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। इनका क्वेश्चन है कि अभी तो मीटिंग शुरू ही नहीं है, अभी तो पार्टी शुरू ही नहीं हुई, तो चेक कैसे कर लेगा। आपने याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले एक लाइन पढ़ी थी कि प्रॉक्सी कितने देर पहले जमा हो जाना चाहिए, कितनी देर पहले, एटलीस्ट कितने देर पहले प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट हो जाने चाहिए, 48 आवर्स। अब लॉ ने चेक करने का ऑप्शन कब से दिया है आपको, तो इसका मतलब प्रॉक्सी फॉर्म्स आ चुके होंगे हर कंपनीज के। अब मैं चेक करूंगा रिलायंस की तरफ, अब मैं चेक करूंगा टाटा की तरफ से कौन आया, अब मैं चेक करूंगा गवर्नर साहब की तरफ से कौन आया। टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है कोई नहीं। लिख लिया या बस सूरत देख रहे हो, लिख लो, मैं कह रहा हूं ये चैप्टर तुम्हारा फेवरेट बन जाएगा। जो मेन मेन पॉइंट्स है हेडिंग्स बस लिख लो, मैं इतना ही चाह रहा हूं बस, और कुछ नहीं चाह रहा हूं। साइड में हेडिंग लिख लो बस कि इतने पॉइंट्स आपको पता हो, पेपर में ठक 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 खल्लास। आपको उतना ही कम टाइम लगेगा रिवाइज करने में इसको बाद में। लिख लिया, लिख लिया।
लिख लिया? अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछने वाला हूं, बुक में नहीं है, उसमें आपको अपने दिमाग से बताना है, सोच के, सोच के और आंसर देना है। आज मैंने प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया और मुझे कहीं जाना था, मान लो जिस टाइम मीटिंग थी उस टाइम मुझे कहीं जाना था, सुबह ही फोन स्विच ऑफ हो गया। अरे जहां जाना था, प्रॉक्सी का नहीं, जहां जाना था वहां फोन स्विच ऑफ चल रहा है। द नंबर यू हैव डायल करेंटली स्विच ऑफ। तो मेरा माइंड स्विच ऑन हुआ कि अब इस चक्कर मैंने प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया। 12 बजे की मीटिंग थी और 12 बजे की मेरी मीटिंग थी, इस चक्कर मैंने प्रॉक्सी अपॉइंट कर रखा, तू चला जाना भैया। अब प्रॉक्सी पहुंचा गेट पे मीटिंग के, अब मैंने माइंड बदल लिया कि मैं अब खुद ही चला जाता हूं, वोट कराता हूं। केस 1, मैं जब तक पहुंचा तब तक प्रॉक्सी अंदर जा चुका था, वोट कर चुका था। क्या मैं कैंसिल कर सकता हूं? मैंने प्रॉक्सी को फोन लगाया, प्रॉक्सी का फोन स्विच ऑफ जा रहा है अभी। अभी सुबह के 9 बजे हैं, मीटिंग का टाइम है 12 बजे। मैं 11:30 बजे ही पहुंच जाता हूं, आधे घंटे पहले पहुंच जाता हूं टाइमिंग से, अंदर घुस जाता हूं और खुद ही वोट कर देता हूं। अब बताओ क्या अब प्रॉक्सी वोट कर पाएगा? हाँ, ये क्वेश्चन आया कि अब मैंने अपॉइंट किया था उसको, लेकिन अब जब मैंने ही अपॉइंट किया था, क्यों अपॉइंट किया था? क्योंकि मैं आ नहीं सकता था। अब भैया जब मैं ही आ गया तो तुम कौन, बाहर हटो। लेकिन जब, बस बहुत समझदार हो तुम लोग तो यार, तुम लोगों को तो सीए करना ही नहीं चाहिए, तुम लोगों को पता है कुछ बड़ा करना चाहिए और लाइफ में। जैसे तुमने अभी अभी ये तीर ऐसे किया था, तब तक तो रोका जा सकता था और छूट गया, मतलब क्या, वोट पड़ गया, प्रॉक्सी ने वोट कर दिया। अब क्या रिवोक्ड हो सकता है, कैंसिल हो सकता है? नहीं। अभी वोट किया नहीं था प्रॉक्सी ने, उससे पहले मेंबर जाके वोट कराया, तो प्रॉक्सी को एंटाइटल होगा क्या वोट करने के लिए? नहीं। ये सिंपल सी बात थी, सिलेबस में इसमें नहीं था। आया समझ में? क्लियर? अब प्रॉक्सी से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इंस्टीट्यूट ने कोई क्वेश्चन कैसे बनाए हैं। पूछा जाता है पेपर में बहुत ज्यादा। हाँ, ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 सब लोग पढ़ना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 2, a general meeting was scheduled to be held on Friday, 15th of April 2024 at 3 p.m.
as per the notice, member who are unable to attend a meeting in person can appoint a proxy, and the proxy form duly filled should be sent to the company so as to reach at least 48 hours before the meeting. Mr. X, a member of the company, appoint Mr. Y as his proxy. The proxy form dated, क्या डेट पड़ी हुई थी प्रॉक्सी फॉर्म पे, was deposited by Mr. Y with the company at its registered office. कब जमा किया? Similarly, another member, Mr. W, also gives two separate proxies. टू इंडिविजुअल्स नेम, दो लोगों का नाम दिया उसने, एक मिस्टर एम और एक मिस्टर एन. इन द केस ऑफ मिस्टर एम, द प्रॉक्सी डेटेड, डेट कब पड़ी हुई थी? डिपॉजिटेड विद द कंपनी ऑन द सेम डे, 12 को ही जमा कर दिया उसका. एन के केस में क्या हुआ? इन फेवर ऑफ एन, डिपॉजिट कब किया? 14 को किया. एक का कब जमा कर दिया? 12 को सेम डे. दूसरे का कब किया? 14 को. All the proxies Y, M and N were present before the meeting. According to the Provision of Companies Act, who would be person allowed to represent as a proxy members for members X and W? के लिए कौन proxy होगा? और ऐसे नंबर मिल जाएंगे फिर. चलो करो एक्सप्रेस. प्रोविजन, फैक्ट एंड कंक्लूजन. पहले तो बता दो, पहले ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली सेक्शन 105 में कौन से पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है? बिल्कुल. हम्म. लिखना तो पड़ेगा ही, नंबर कमाना है तो लिखना पड़ेगा. पूरा नहीं, जो मेन बातें हैं उसकी, सेक्शन 105 का जो मेन पॉइंट्स कनेक्ट कर रहा है ये क्वेश्चन, वो बातें आपको लिखनी है, जो मेन बातें. जैसे उसमें कई बातें आ जाएगी, प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है एक लाइन में बता दोगे, फिर आप बताओगे कि हर कंपनी को ये ऑप्शन देना पड़ता है प्रॉक्सी. अब सब मैं ही बता दूंगा, सब मैं ही बता दूंगा. देना होता है, किस फॉर्म में जाएगा, फिर क्या होगा, बस कितने आवर्स में, ये सब लिख के फिर आप क्वेश्चन से कनेक्ट करके आंसर दे दो. हम्म. कर सकता है लेकिन एक्सेप्ट एक ही होगा. इसने दोनों फॉर्म जमा करवा दिए, चलो ये नहीं होंगे तो ये हो जाए. हाँ, बतानी पड़ी, हाँ, कि कौन अपॉइंट हुआ है. तू भी बन सकता है सिकंदर.
आप रेड पेन से लिख रहे हो? ब्लैक से लिखो। रेड के लिए रेड से बाद में लिखना, ब्लैक से लिखो। कैप हटा हटा के। कह रहा है हु वुड बी द पर्सन अलाउड टू रिप्रेजेंट प्रॉक्सी फॉर द मेंबर एक्स एंड डब्ल्यू। दोनों के लिए कौन प्रॉक्सी एक्सेप्ट होगा? विनय लिख लिया हो तो बताओ।
हो गया। अच्छा, तुम लोगों ने फाउंडेशन कितने लोगों ने दिया है? दिया है ना। अच्छा, आप सब लोगों ने एग्जाम सेंटर में जब आप पेपर दे रहे थे, कितने ऐसे चेहरे देखे कि पेपर देते समय वो प्रॉपर, मतलब एकदम कॉन्फिडेंस हंसता हुआ चेहरा लिख रहा था, मतलब हंस रहे थे वो लिखते हुए? ऐसे लोग होते हैं या बहुत कम होते हैं? इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं होते हैं, होते हैं। अब मैं उसी लिस्ट में आपको चाहता हूं, आप उस लिस्ट में जाओ कि मतलब हर एक क्वेश्चन पे मुस्कुराओ, होश ना उड़े। क्वेश्चन पढ़ते हवाइयां ना उड़ जाए चेहरे की। मुस्कुराओ, कहो ये क्या, ये तो हलवा है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का बी पढ़ा, अरे इसमें तो मेरा जलवा है। ऐसे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसे लोग परसेंटेज में नहीं, नंबर्स में होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत चाहिए इसके लिए। अब बहुत बार रिवाइज करना पड़ता है। रैंक होल्डर रिवीजन से ही बनता, मैं पहले ही बता चुका हूँ। पढ़ने से नहीं बनता। किससे बनता है? रिवीजन से। बार बार रिवाइज करता है जो। जब उसका मन कह रहा हो कि रिवाइज पढ़ तो चुका हूँ, क्यों रिवाइज, तब और रिवाइज करो। जब दिल कह रहा हो सब याद है, तो एक बार और रिवाइज करो। जब पेपर से एक दिन पहले लगा तूने तो जलवा ढाल रखा, कुछ पढ़ना ही नहीं है, एक बार और पढ़ूंगा। अब फिर जब पेपर सामने आएगा तो होश उड़ा दोगे एग्जामिनर के। उठाया पेन, शुरू, तड़ 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 तड़, खत्म। वो पेन आग उगलेगी। अब वो इंक इतिहास लिखेगी। उस लिस्ट में आओ तो फिर कोई बात भी है। 99% वाले बच्चे किस में चले जाते हैं, कौन सी लिस्ट में? मतलब फेल कहां होते हैं? अरे, तुमने तो पूरे इंडिया को ही फेल कर दिया। पास तो होते हैं बहुत ग्रुप, मान लो 15% बहुत ग्रुप पास हो गए, तो 15% ही तो पास हो रहे हैं। उसमें मैं 1% कह रहा हूं लोग होते हैं जो इस कैटेगरी के होते हैं, पेपर एंजॉय करते हुए पास करते हैं, मतलब वो लिखते हुए एंजॉय कर रहे हैं। मेहनत लगेगी नहीं लगी इसमें, या बहुत लगेगी? अब क्या ये पॉसिबल बात बता रहा हूं, इम्पॉसिबल बात बता रहा हूं मैं? या पॉसिबल है ये? है ना? तो फिर ये हो क्यों नहीं रहा है? यही करना है तुम लोगों को कि जैसे मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर को ऐसा पढ़ो, ऐसा रिवाइज करो, इतनी बार रिवाइज करो कि पेपर में बस प्रॉक्सी का क्वेश्चन आए और बस चालू, सेक्शन 105 शुरू, धड़ाधड़ धड़ाधड़, खत्म कहानी। देखा, अगला क्वेश्चन कोरम का, सेक्शन 103। अच्छा, कोरम आ गया, चलो रम जाओ कोरम में अब। कोरम चालू, खत्म कहानी। और ये जितने सेक्शंस अभी आपने पढ़े हैं, ये आईसीआई की फेवरेट चॉइस है इस चैप्टर के। चाहे वो कोरम पढ़ा आपने, चाहे वो अभी प्रॉक्सी आप पढ़ रहे हो, चाहे वो नोटिस पढ़ा, और एक्सप्लानेटरी स्टेटमेंट का वो वाला पोर्शन 2% वाला, और वो जो लास्ट की पेनल्टीज थी, ट्रस्ट को दान कर देगा वो पैसा। समझ में आ रहा है? वो वाली लाइन, दीज आर द की पॉइंट्स। 4 में चेयरमैन, वो तो बच्चों वाला है, उसमें कुछ ऐसा लर्न करने का नहीं है, वो नॉर्मल है सेक्शन। लेकिन 5 में जो प्रॉक्सी है वो तबाही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना है। हो गया इतना? लिख लिया सबने? क्या लिखा है, सॉल्यूशन क्या दिया है अपने, एडवाइस क्या किया है? ये लास्ट लाइन का मतलब। कौन नहीं हो पाएगा पॉइंट? एन नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पा रहा है? बाद में उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। और उधर कौन अपॉइंट हो रहा है? हो जाएंगे ये लोग। अब ये क्वेश्चन तो हर बच्चा कर लेगा क्लास का, ये कोई क्वेश्चन है?
इसमें तो ऑप्शन भी नहीं देखेगा मेरी क्लास का स्टूडेंट। कोई क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा एक ने तो सीधा आंसर ही दे दिया सीधा, देख लो आधे क्वेश्चन पे ही आंसर आ गया पूरा। क्या आएगा? 95%। 21 क्लियर डेज वाला क्वेश्चन है, बताया भी था ऐसे क्वेश्चन बनता है पेपर। लास्ट सेक्शन ऑफ द डे, सेक्शन 106, छोटा सा सेक्शन, इजी सेक्शन, कुछ है नहीं। सेक्शन 105 और सेक्शन 106। अच्छा, लेकिन इसका एक पोर्शन तो बचा हुआ है। लो हो गया आफत, और कोई बोल भी नहीं रहा, सब सेक्शन 106 पढ़ने चले गए, यही तो हद है। और फिर कहते हैं सर वो तो सेक्शन कंप्लीट ही नहीं हुआ अभी। चलो, एक बच्चे के मन में एक आंसर जा रहा है, चलो सेक्शन 106 आज नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, टाइम तो इसी में निकल जाएगा है। चलो आओ इधर, देखो ये वाली लाइन फर्स्ट वाली क्लियर हो गई क्या? ये पेनल्टीज की, ये फर्स्ट वाला पेनल्टी किस पे लगा है, क्लियर हो गया क्या? अब आ जाओ ये पोर्शन नंबर 2 पे देखते हैं, सेकंड पेनल्टीज क्या कह रहा है। इफ द फॉर द पर्पज ऑफ एनी मीटिंग ऑफ द कंपनी और इन्विटेशन टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी एज अ पर्सन और वन of the number of person specified in the invitation are issued at the company's expense to any member entitled to have a notice of the meeting sent to him and to vote thereat by proxy, and every officer of the company who is issue the invitation as aforesaid, the authorized permit their issue shall be liable to a penalty of 50,000 rupees। क्या समझ में आया इसको पढ़ के तुम्हें? एक बार तुम भी रीड कर लो इसको, यहां मत देखो उधर देखो, पढ़ो एक बार। फिर आपको सिंपलेस्ट वे में इसको बताता हूं, पहले इसको पढ़ो और मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है। अब एक काम करना, इसी पॉइंट को मैं एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं और फिर उसको पढ़ के उसका एग्जांपल देख के तब बताना कि क्या अब समझ में आ रहा है क्या। इसी को साइड में ऐसे लिख लेना, लिखो। इसकी हेडिंग होगी, इस पूरे पैराग्राफ की एक, मैं हेडिंग बता रहा हूं क्या होगी, इस पूरे पैराग्राफ की एक हेडिंग होगी, लिखो, जरूर लिखो। यदि समझ नहीं आता, कई बच्चे इसको छोड़ के चले, नहीं आता उनको समझ में, लिखो आप हेडिंग लिखो पहले, इशुइंग प्रॉक्सी, लिख लेना नहीं तो ये भूल जाओगे पेपर में, पहले बता दे रहा हूं। इशुइंग प्रॉक्सी इनविटेशन, इशुइंग अ प्रॉक्सी इनविटेशन एट कंपनीज एक्सपेंस, ये हेडिंग होगी। इशुइंग प्रॉक्सी इनविटेशन एट दी कंपनीज एक्सपेंस, ये हेडिंग है इसकी, इस पैराग्राफ की पूरी हेडिंग है। समझ में आ रहा है? अब इस पैराग्राफ को बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखना शुरू करें, लिखो। ये हेडिंग डाल ली, अंडरलाइन कर लिया, अब लिखो। इफ अ कंपनी or its officers, if a company or its officers send invitation
if a company or its officer send invitation to shareholders, if a company or its officer send invitation to shareholder suggesting specific people as a proxy, specific people as a proxy using, suggesting specific people as a proxy using company's fund, they can be fined. कितना फाइन लगेगा? 50,000. दे कैन बी फाइंड 50,000. इसी को मैं एग्जाम्पल में कन्वर्ट कर रहा हूं, इसका एग्जाम्पल बना के अब एग्जाम्पल लिखो तो ज्यादा बेटर याद रहेगा आपको. एग्जाम्पल लिखो. अ कंपनी sends official letters. A company sends an official letter. A company sends an official letter to shareholders, रिकमेंडिंग, सिफारिश कर रही है कंपनी, रिकमेंडिंग डॉक्टर कबीर एज अ प्रॉक्सी. हंस लो पहले तुम लोग, हंस लो पहले. चलो कोई नहीं, लिखो डॉक्टर कबीर एज अ प्रॉक्सी. लिखा. एंड covers the cost using company money. Covers the cost using the company money. पैसा कहां से ला रहे हैं वो? कंपनी का पैसा. नीचे एक लाइन में एक लाइन लिखो नीचे, क्लोजर हो रहा सेंटेंस. दिस इज इलीगल and this is illegal and the officers involved will be fined. अब आगे आप लिखो कितना फाइन लगेगा. अब मुझे ये बता दें कितने लोगों एकदम दिल में उतर गई है बात. कट शॉट क्या कहना चाह रहा है? अगर किस कंपनी के कोई ऑफिसर, कंपनी अगर रिकमेंड कर रही है कि भैया इन्हीं को प्रॉक्सी बनाओ, और पैसा कहां से ला रही है सब भेजने में, इनविटेशन कंपनी के खर्चे पे, तो लॉ क्या कह रहा है? समझ में आ रहा है? अब सुन लो, इसी से रिलेटेड एक अगली लाइन है, इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लो. लास्ट वाली लाइन लिखो, हेडिंग डालो, एक्सेप्शन टू पेनल्टी. इसी का ये वाला नहीं, समझ नहीं आएगा आपको. अरे स्पेस बना लो कहीं और, इधर उधर जगह होती नहीं है, जगह बनाई जाती है. ये 50 तो फ्लैट है, फ्लैट हो जाओ. ठीक है. हाँ, फंड से नहीं, इनविटेशन देने के लिए कंपनी के खर्चे पे काम कर रहे हो. हाँ, जैसे कई रिश्तेदार आते हैं, रिकमेंड करते हैं, खर्चा भी तुम्हारा ही करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं, अपने पैसे से खर्च करो. लिखो ये लाइन, ये पैराग्राफ भी समझ लो, नहीं तो हवान दे ये होगा. लिखो थर्ड, इसका भी लिखो, एक्सेप्शन टू पेनल्टी. जो भी ऊपर लिखा था ना, इसका लिखो एक्सेप्शन टू पेनल्टीज. एक्सेप्शन टू पेनल्टी, ये हेडिंग लिख दो. लिख लिया? लिखो इन्वर्टेड कॉमा में, इफ अ शेयर होल्डर. आज लिख लिया तो फिर ये कभी सताएगा नहीं, वरना यही गाना गाओगे, मुझको याद सताए तेरी. कौन सा वाला? ये वाली पेनल्टी वाला.
इफ अ शेयर होल्डर रिक्वेस्ट इन राइटिंग, ये एक्सेप्शन पढ़ रहे हो आप पेनल्टी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर क्वेश्चन बन सकता है, शॉक लागा ऐसे होगा फिर पेपर में। लिखो, इफ अ शेयर होल्डर रिक्वेस्ट इन राइटिंग फॉर अ लिस्ट ऑफ प्रॉक्सीज, यहां पे कौन रिक्वेस्ट कर रहा है? शेयर होल्डर। इफ अ शेयर होल्डर रिक्वेस्ट इन राइटिंग फॉर अ लिस्ट ऑफ प्रॉक्सीज और अ फॉर्म ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी, लिख लिया? लिस्ट ऑफ प्रॉक्सीज और अ फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी, द कंपनी कैन प्रोवाइड इट, द कंपनी कैन प्रोवाइड इट विदाउट पेनल्टी। एक्सक्यूज मी, दोनों में डिफरेंस क्या था, ऊपर वाले में और नीचे वाले में? ऊपर 50,000 का माला पहना दिया लॉ ने उसके ऊपर, यहां 50,000 से बच जाएगी पेनल्टी से, लेकिन क्यों बच रही है? यहां पे कौन रिक्वेस्ट कर रहा है? यहां शेयर होल्डर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वहां क्या हो रहा था? वहां कंपनी सिफारिश कर रही थी कि डॉक्टर कबीर को ही बना दो आप प्रॉक्सी, स्पेसिफिक पर्सन को बना दो, राइट? अच्छा, तो ये स्पेसिफिक पर्सन को डिस्करेज लॉ क्यों कर रहा है? 50,000 रुपए की पेनल्टी लगा दिया, क्यों डिस्करेज कर रहा है? क्या रीजन है इसके पीछे डिस्करेज करने के? यस, नियर एंड डियर वंस, फेवरेट वंस, ऐसा कुछ नहीं चाहता, फेवरिज्म नहीं चाहता कंपनी से, ठीक है? क्या ये तीनों चीजें एकदम क्लियर हो गई क्या? अगर मैं ये पेनल्टीज के तीनों हेडिंग पूछूं तो क्या बोलोगे? पहली हेडिंग किससे रिलेटेड है? ये सबसे टॉप नॉच, ये टॉप नॉच, समझ में आ रहा है? सेकंड हेडिंग किस चीज की है? कंपनीज एक्सपेंस पे रिकमेंड कर रहे हो प्रॉक्सी। थर्ड वाली हेडिंग किसकी? एक्सेप्शन टू पेनल्टी, ठीक है? चलो ठीक है, अब आखिर आज ही लोगे, अगले क्लास में लोगे सेक्शन 106? चलो फिर अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग वंडरफुल सेशन। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है आपका, आज इसको रिवाइज कर लेना जितना पढ़ा है, डेली के डेली जैसे रिवाइज करते जाओगे तो ये चैप्टर आपका फेवरेट बन जाएगा, और पेपर में जब आप लिखोगे ना तो कहोगे थैंक यू सो मच आईसीआई फॉर गिविंग मी 20 आउट ऑफ 20 इन एमएनए। लॉ में 20 नहीं, लॉ में तो मेरी क्लास का 20 अभी तक का लोएस्ट स्कोर भी नहीं हुआ कभी। लॉ में तो आपको मारना है कम से कम 80, 90। चलो थैंक यू सो मच।